हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डीजे सर के इस चैनल पर। आज हम लोग क्या है नागरिक शास्त्र के जो अति लघु प्रश्न है उसको देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। बोर्ड एग्ज़ाम भी आपके क्या है नज़दीक आ चुके हैं। लगभग 2024-25 के आधार पर ये क्या है जो सिलेबस है आपका, ये जो सभी वीडियो में जो प्रश्न मतलब शामिल किए गए हैं ये जो है उसी सिलेबस पर बनाए गए हैं, यानी कि नए पाठ्यक्रम पर। तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो शामिल किया गया है सभी चैप्टरों से मिलाकर। इस वीडियो में आपके टोटल 20 प्रश्न होंगे, ध्यान रखिएगा। और क्या है आपके इससे पहले भी लगभग 180 प्रश्न बनाए जा चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग 181 प्रश्न से स्टार्टिंग करेंगे कक्षा 12 के लिए, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में जब आपको वीडियो पसंद आएगा तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 181 देखते हैं। वैश्वीकरण से रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न का उत्तर आगे बताऊं या इसे पहले समझाऊं। इससे पहले बता देना चाहता हूं कि परीक्षा लगभग नज़दीकी आ चुका है। तो ध्यान से लगाकर क्या है, ध्यान लगाकर आप लोग जो है सभी प्रश्न उत्तरों को पढ़ें, मन से पढ़ाई करें, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, ठीक है। और पसंद आता है तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा। ध्यान रखिएगा कोई भी लापरवाही इस समय मत करिए। टोटल 180 प्रश्न पहले बताए जा चुके हैं। इसके कई सारे पार्ट वाइज हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सभी जो है चैप्टर से इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है उनको शामिल किया गया है। तो चलिए वापस प्रश्न पर आते हैं। तो पूछा गया था वैश्वीकरण से रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा। तो नए अवसर बढ़े लेकिन क्या है अस्थिरता भी बढ़ी। ये क्या है, वैश्वीकरण से रोजगार पर प्रभाव है कि नए अवसर तो बढ़ गए लेकिन कहीं ना कहीं अस्थिरता भी बढ़ी। प्रश्न नंबर 182 को देखते हैं। वैश्विक आर्थिकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वैश्विक जो है क्या है, आर्थिक वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आर्थिक वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। ये क्या है, आर्थिक वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर क्या है जो व्यापार है, ट्रेड है, उसको क्या है बढ़ावा देना। ये किसका उद्देश्य है, आर्थिक वैश्वीकरण। आर्थिक मतलब कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर, और क्या है वैश्वीकरण यानी पूरे विश्व का जो है वैश्वीकरण करना, वो क्या है मुख्य उद्देश्य उसका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 183 देखते हैं। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या है। जो वैश्वीकरण है उसका सांस्कृतिक जो है प्रभाव क्या है। तो सांस्कृतिक विविधता में कमी, ये क्या है, वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव है। प्रश्न नंबर 184 देखते हैं। वैश्वीकरण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई। तो वैश्वीकरण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई, ध्यान से देखिएगा इस जो है प्रश्न को, न कि इसी प्रश्न को, सभी प्रश्न को बार बार वैश्वीकरण आ रहे हैं। तो ध्यान लगाइए और कमेंट करिए कि ये आपके किस चैप्टर से जो है प्रश्न उठाए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 184 है। वैश्वीकरण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई। पर्यावरणीय असंतुलन। देखिए वैश्वीकरण के क्या है जो है आपके लाभ भी हैं तो हानियाँ भी हैं, ये पिछले वीडियो में आपके बात हो चुका है। तो चलिए इस पर ध्यान देते हैं। तो पर्यावरणीय असंतुलन हुआ किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण। और आज के समय वर्तमान में बात किया जाए तो पर्यावरण के बहुत सारे क्या है देखने को मिलते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, प्रदूषण हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, ओजोन परत का छेद होना, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सब क्या है, वैश्वीकरण के कारण ही कहीं ना कहीं जो है क्या है हो रहा है। प्रश्न नंबर 185 है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन का क्या प्रभाव पड़ा। पूछा जा रहा है जो भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी थी वो जब आई तो क्या प्रभाव पड़ा। बहु माने बहुत सारी कंपनियां, राष्ट्रीय माने देश हो गए, राष्ट्र हो गए, यानी बहुत सारे राष्ट्र या बहुत सारी राष्ट्र की जो कंपनियां हैं वो जब भारत में आई तो क्या इसका प्रभाव पड़ा, घरेलू उद्योगों पर दबाव बढ़ा। जो घरेलू उद्योग थे, दरी गलीचा बुनते थे, चाहे चरखा चलाते हों, और भी बहुत सारी चीज़ें जो छोटे मोटे उनके काम थे, जो हाथ से वो चीज़ों का निर्माण करते थे, उन पर क्या है दबाव बढ़ गया। वो निर्माण तो कर रहे थे लेकिन जब कंपनियां आई, विदेशी कंपनियां आई, वैश्वीकरण के तहत बहुत से विदेशों की कंपनियां आई, नई नई टेक्नोलॉजियां लेकर आई, नए नए मशीन लेकर आए। तो इससे क्या हुआ आपका कि जो घर में बनाने वाले थे, घरेलू उद्योग थे छोटे मोटे, उन पर दबाव बढ़ा। क्योंकि मशीन जब तक हाथ से डिजाइन किया जाता था, हाथ से कोई काम होता था, 10-20 बनता था, एक उदाहरण मान लें, और तब तक क्या है मशीन पता चला 1000, 2000, 100, 500 ऐसे बना रही हैं। तो इससे क्या है घरेलू उद्योगों पर दबाव बढ़ा। जो जल्दी
बनाएगा तो क्या है वही मार्केट में जल्दी पहुंचाएगा भी। तो ऐसे क्या है घरेलू उद्योगों पर दबाव बढ़ा किसके जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से। प्रश्न नंबर 186 है वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ। वैश्वीकरण से जो है उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ। वैश्वीकरण से उपभोक्ता यानी कि उप माने जो है उपभोग करना, और उपभोक्ता कहीं ना कहीं जो है हम ही लोगों को जो है ये है शब्द जो है उसी का अर्थ निकलता है। उपभोक्ता माने जो कोई भी वस्तु उसका जो है भोगना, कहीं ना कहीं उसका यूज करना। तो ये क्या है तो पूछा जा रहा है वहाँ पर मतलब कि उससे क्या लाभ हुआ। तो उत्पादों की विविधता और गुणवत्ता क्या है, इससे जो है उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। यानी कि हम आप हैं जब वैश्वीकरण हुआ तो पहले क्या है कि मतलब कोई एक ही देश था तो सिर्फ अपना ही निर्माण होता था और नहीं था, या मान लीजिए अगर एक ही देश है तो मतलब दो ही देश क्या है आपस में व्यापार करते थे। जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, या और कोई एग्जाम्पल ले लें तो दो ही देश क्या है आपस में व्यापार कर रहे हैं। लेकिन जब वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया तो क्या है कई सारे देश इसमें आ गए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझे, मान लीजिए अगर चाइना ईयरफोन बना के दे रहा है हमें 60, 70 या 100 रुपये का, वही जापान भी आ गया। तो जब वैश्वीकरण के तहत क्या है कई देशों से क्या है सामान जो है ख़रीदारी होने लगी। तो जापान का भी ईयरफोन जापान का मान लीजिए 60 रुपये में पड़ रहा है, या मान लीजिए चाइना की कोई मोबाइल है वो पता चला हमको 15,000 में क्या है चाइना की मोबाइल है वो 15,000 में पड़ रही है। ध्यान से सुनिएगा, चाइना की मोबाइल 15,000 में पड़ रही है, 15, और क्या है और जो सैमसंग का है वो पता चला हमें 10,000 में पड़ गया। और क्या है सैमसंग वाले का गुणवत्ता भी बढ़िया है, यानी कि जो जब दक्षिण कोरियाई की कंपनी जो है उसकी क्या है 10,000 का वो मोबाइल पड़ रहा है हमें, और उसकी क्या है गुणवत्ता भी अच्छी है और उसकी विविधता भी अच्छी है। तो हम कौन सा मोबाइल लेंगे, 10,000 वाला लेंगे ना। तो इससे क्या है हमें फ़ायदा हुआ कि नहीं, यानी कि जो उपभोक्ता हैं यानी जो उसका उपभोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, अपने आवश्यक के लिए उसको यूज में ला रहे हैं, तो वो हम ही उपभोक्ता हो गए। तो हमको लाभ हुआ कि नहीं, हमारा 15,000 है तो क्या है हमारा 5,000 बचा कि नहीं। तो इस तरह कुछ है। तो इससे क्या है उपभोक्ता जो है उनको लाभ हुआ, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आई और बहुत सारे क्या है देशों से व्यापार होने लगा, क्योंकि इसका उद्देश्य यही था। प्रश्न नंबर 187 है वैश्वीकरण का मुख्य कारक क्या है। तो वैश्वीकरण का मुख्य कारक क्या है, तकनीकी प्रगति। तकनीक के आधार पर प्रगति करना, चाहे AI सिस्टम हो गया, चाहे टेक्नोलॉजी हो गया, चाहे कोई भी चीज़ हो गए कोई भी, तो उसमें देखेंगे वैश्वीकरण का मुख्य कारक है तकनीक प्रगति। इसमें जो है पश्चिम सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा हैं। उधर देखेंगे पश्चिम सभ्यता करने का मतलब जो पश्चिमी देश है, जैसे जापान, खासकर में आपका अमेरिका हो गया, और भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्री। तो ये सब क्या है तकनीक के मामले में बहुत ही आगे हैं। प्रश्न नंबर 188 है वैश्वीकरण के तहत किन क्षेत्रों में विकास हुआ। वैश्वीकरण के तहत किन क्षेत्रों में विकास हुआ, सेवा क्षेत्र और IT इसी में आ जाएगा, AI वगैरह। IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका जो है क्या है हिंदी अगर अर्थ जाने तो सूचना प्रौद्योगिकीकरण, ये क्या है IT का फुल फॉर्म होगा हिंदी में, और अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वर्तमान में अब जो है 2025 में इसके केंद्रीय मंत्री कौन है, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकीकरण कहें हिंदी में या अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो है केंद्रीय मंत्री कौन है, कमेंट में करके बताइएगा। तो प्रश्न ये था कि वैश्वीकरण के तहत किन क्षेत्रों में विकास हुआ, तो वो क्षेत्र कौन से थे, सेवा क्षेत्र हो गए और IT, इनमें क्या है विकास हुआ। सेवा क्षेत्र में हॉस्पिटैलिटी और मुख्य रूप से आ जाएगा, यानी कि आतिथ्य सेवा, और भी बहुत सारे, न सिर्फ हॉस्पिटैलिटी ही मुख्य रूप से आएगा, और भी तमाम तरह के क्षेत्र आ जाएंगे। IT मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। प्रश्न नंबर 189 की तरफ बढ़ते हैं। वैश्वीकरण का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है। वैश्वीकरण का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है, तो वो है विकसित देश हैं। अभी ऊपर बात हो रहा था कि पश्चिमी देश है यानी यूरोपियन कंट्री, अमेरिका मुख्य रूप से, तो इनका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है, विकसित देश। जापान भी उसी में आ जाएगा, विकसित है क्योंकि विकसित देश है, इसीलिए सबसे बड़े लाभार्थी ये हैं, क्योंकि इनके पास पहले से ही टेक्नोलॉजी थे, ये ज्ञान में काफ़ी आगे निकल गए। तो ये जब चीज़ें बनाए, जैसे ये सेवा क्षेत्र हो गया चाहे IT हो गया,
तो सेवा क्षेत्र में जैसे देखिए हॉस्पिटैलिटी आता है, यानी कि आतिथ्य आता है, तो उसका भी देखेंगे। तो मेन जो है कहीं ना कहीं निर्माण वगैरह भी देखेंगे तो जो पश्चिमी देश हैं वही किए हैं। हॉस्पिटैलिटी जो होटल वगैरह है वाला है, उधर ही से कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हुआ है। तो इसीलिए वो क्या थे, शुरू से ही विकसित देश हैं। तो उनका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है, आज भी कहीं ना कहीं वही है। देखेंगे अगर कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजी सबसे पहले बनानी होती है, चाहे आईटी से संबंधित हो या सेवा क्षेत्र से, कुछ अपवादों को छोड़कर, नहीं तो देखेंगे सबसे पहले विकसित देश ही जो है क्या है उस चीज़ों को बनाते हैं। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अमेरिका है। चलिए प्रश्न नंबर 190 है, वैश्वीकरण के कारण क्षेत्रीय असमानता क्यों बढ़ी? क्योंकि विकास केवल चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित रहा। ये क्या है, इसका सही उत्तर है कि वैश्वीकरण के कारण क्षेत्रीय असमानता क्यों बढ़ी? क्योंकि जो है विकास हुआ इसका केवल चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित रहा। जैसे अगर वैश्विक स्तर पर मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है, इसमें बात किया जाए तो चुनिंदा क्षेत्रों को ऐसे समझ सकते हैं क्या है, केवल जो पश्चिमी देश थे, यानी कि पृथ्वी के जो पश्चिम भाग का हिस्सा है उधर ही जो विकसित देश थे उनका क्या है जो है विकास रहा क्या ज़्यादातर में, किसमें, वैश्वीकरण के तहत। लेकिन इधर के जो पूर्वी देश थे या और कई दूसरे देश देख लें, उनमें बहुत ही कम विकास हुआ। ज़्यादातर में क्या है, जो पश्चिमी भूभाग है पृथ्वी का, उधर के जो विकसित देश थे उनका विकास ज़्यादा हुआ वैश्वीकरण के तहत। तो इससे क्या है, क्षेत्रीय असमानता आई कि नहीं, किधर आई, इधर जो पूर्वी वाले में। अगर छोटे मोटे देशों में देखा जाए, छोटे मोटे में तो बहुत सारे हैं अपने, चलिए आइए भारत को देख लेते हैं। छोटे मोटे का एग्जांपल जैसे मुझे याद नहीं आ रहा है, भारत का आइए समझिए। तो भारत मान लीजिए है, भारत एक देश, छोटा मत समझिएगा, भारत भी एक बड़ा देश है। छोटे मोटे का बहुत सारे देश है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। मान लीजिए भारत है, तो इसमें क्षेत्रीय असमानता क्यों बढ़ी, वैश्वीकरण के कारण। जैसे देखिए भारत में भी सबसे बढ़िया एग्जांपल गांव और शहर से ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भारत में शहर है जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, ये सब क्या है, वैश्वीकरण के कारण क्या है, इनका जो विकास है बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है। जैसे दिल्ली वगैरह में चले जाए, मुंबई हो गया और बेंगलुरु हो गया, कोलकाता हो गया, लखनऊ हो गया, ये सब छोटे मोटे बहुत सारे, चेन्नई वगैरह हो गया, हैदराबाद, बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। अगर सबसे मुख्य तौर पर बात किया जाए तो बेंगलुरु, आपका मुंबई और दिल्ली और आपका कोलकाता, ये सब बहुत ही बड़े बड़े शहर हैं। तो इनमें क्या है, विकास बहुत ही ज़्यादा स्तर तक क्या है बढ़ चुका है। लेकिन अभी भी भारत में बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे जगह है, गाँवों की बात किया जाए तो उनमें क्या है, विकास नहीं हुआ है। तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें, सुविधा या कहीं नहीं अभी तक पहुँच पाई हैं। जैसे गाँव में भी बहुत जगह, अब तो बहुत जगह पहुँच चुका है, लेकिन अभी भी बहुत जगह सही से इंटरनेट नहीं जो है क्या पहुँच पाता है, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इससे क्या है, क्षेत्रीय असमानता बढ़ती है। तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा था कि क्षेत्रीय समानता क्यों बढ़ी, तो वही क्योंकि विकास केवल चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित है। जब शहरी क्षेत्र में लोग रहेंगे तो विकास भी पहले उधर ही होगा। जाहिर सी बात है, जहाँ देखिए जाहिर सी बात है कि विश्व में क्या है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का सिद्धांत ये है कि बहुमत के आधार पर चलता है। तो इसमें भी वैश्वीकरण में क्या है, विकास हो रहा है, तो विकास किधर होगा, ज़्यादा जहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे। अब गांव में मान लीजिए 100-200 एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वहाँ पर लोग बिल्डिंग को क्यों बनाएंगे, वहाँ पर लोग रोज़गार क्यों देंगे, कि वहाँ पर गांव में लोग जाएंगे काम करने, क्योंकि इसीलिए लोग शहर में आते हैं ना काम करने के लिए। तो लोग उधर ही जहाँ बनाएंगे जहाँ पर क्या है, ज़्यादा लोग हों। जैसे आपको दुकान लगाना हो कोई फास्ट फूड या खाने वगैरह का, तो आप दुकान कहाँ लगाएंगे, एकदम सन्नाटे वाले गांव वगैरह एरिया में तो लगाएंगे नहीं, एकदम वही लगाएंगे जहाँ भीड़ भक्कड़ हो, भीड़ भाड़ वाला एरिया हो। तो वही तो वहाँ का क्या होगा, विकास होगा। तो कुछ ये बहुत ही ज़्यादा मैंने आपको शॉर्ट करके एग्जाम्पल जो है समझाने का पूरा प्रयास किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्षेत्रीय असमानता क्या है, क्षेत्रीय असमानता क्यों बढ़ी वैश्वीकरण के तहत। चलिए आइए आगे के प्रश्न को अब देखते हैं। प्रश्न नंबर 191 है, लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है, सभी जानते हैं, जनता का शासन। ये क्या है, लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत है। अमेरिका के एक बहुत ही महत्वपूर्ण या कहें फेमस प्रसिद्ध राष्ट्रपति हुए हैं, हो चुके हैं, उनका जो है अब नहीं है वो,
उनका लोकतंत्र का एक परिभाषा था जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन। ये क्या है लोकतंत्र, वो जो लोकतंत्र की उन्होंने परिभाषा दी थी। आज भी क्या है लोग इसे कॉपी में लिखते हैं, नोट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन ये जो है क्या है उनके द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन के द्वारा, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो जनता का शासन यह क्या है लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 192 को देखते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा इससे पहले 180 प्रश्न कराए जा चुके हैं पार्ट वाइज, तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। भारत में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन कौन सा था? स्वतंत्रता संग्राम। ये क्या है? भारत में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन था। लोकतंत्र के लिए यानी कहीं ना कहीं आज़ाद स्वतंत्र के लिए ये क्या है भारत में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन था स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था भारत का? कई बार पूछे जाते हैं, आप लोग अगर हिस्ट्री में लिए होंगे तो पढ़े भी होंगे, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए स्वतंत्रता संग्राम भारत में कब हुआ था, उसका जो है सन कि कितने ईस्वी में हुआ। प्रश्न नंबर 193 को देखते हैं, लोकतांत्रिक आंदोलन में युवाओं की क्या भूमिका है? तो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना, ये क्या है युवाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इस पे जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक पॉडकास्ट में भी जो है क्या है कहा गया था, और भी बहुत सारे नेताओं द्वारा बात किया जा चुका है। राहुल गांधी हो गए चाहे और भी अन्य नेता, तो वो बात करते हैं युवाओं के लिए कि राजनीति में क्या है भारत के लोकतंत्र में या राजनीति में भारत में, अगर भारत की बात किया जाए ना सिर्फ भारत बल्कि बाहरी लोकतांत्रिक देखिए आप आ गया कि कोई भी लोकतंत्र अगर देश है वहाँ के आंदोलन में युवाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। न सिर्फ आंदोलन में बल्कि लोकतंत्र राजनीति में भी क्या है युवाओं की भूमिका है। तो मैंने अभी पीछे बोला कि राहुल गांधी और मोदी जी ने, तो उन्होंने लोकतंत्र राजनीति में बात किया था कि लोकतंत्र राजनीति में क्या है युवाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और यहाँ पर बात किया जा रहा है लोकतंत्र आंदोलन में युवाओं की क्या भूमिका है, तो उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे भारत हो चाहे कोई भी देश हो, तो उसमें क्या है सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना, ये क्या है युवाओं की भूमिका है। क्योंकि युवा रहेंगे तो वो युवा दृष्टि से क्या है वो सोचेंगे। तो समाज के आधार पर और क्या है राजनीतिक के आधार पर परिवर्तन लाना, ये किसमें है? युवाओं की भूमिका है। किसमें? लोकतांत्रिक आंदोलन में। प्रश्न नंबर 194 है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके हो गया क्या है दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र किंगडम। प्रश्न नंबर 195 है, लोकतंत्र का प्रमुख लाभ क्या है? समानता और स्वतंत्रता, ये क्या है लोकतंत्र का प्रमुख लाभ है। अच्छा देखिए यहाँ पर लाभ पूछा जा रहा है, तो बता दूं लोकतंत्र का लाभ भी होता है और हानि भी होता है। तो ये आप आगे जो है क्या है अगर बीए वगैरह में अगर आप आगे लेंगे पॉलिटिकल साइंस तो अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो आपका सिविक्स है, आगे पॉलिटिकल साइंस ही बोलते हैं। यही सिविक्स पॉलिटिकल साइंस लगभग एक ही वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा नाम चेंज कर दिया गया है। और नाम चेंज के साथ साथ थोड़ी बहुत भिन्नता भी होती है, क्योंकि आप लोगों में थोड़ा है, हम लोग में और ज़्यादा डिटेल में होता है। यानी कि कहें हम लोग से तात्पर्य यानी जो लोग ले रहे हैं बीए वगैरह, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 195 है, लोकतंत्र का प्रमुख लाभ क्या है? समानता और स्वतंत्रता, की समानता मिलेगी और स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 196 है, लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए मीडिया का क्या महत्व है? जागरूकता फैलाने में ये क्या है लोकतंत्र आंदोलन के लिए मीडिया का महत्व है। भारत में क्या है भारत की लोकतंत्र राजनीति में मीडिया को कौन सा बोला जाता है, कौन सा पिलर बोला जाता है, कौन सा स्तंभ है, किस नंबर पे वो आता है, कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 197 है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता। देखिए लाभ और हानि की बात किया जा रहा था, तो ये कहीं ना कहीं उसी से संबंधित है। चुनौती पूछ रहा है, सबसे बड़ी चुनौती तो हानि में ही कहीं ना कहीं उसी में सम्मिलित हो जाएगा। भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता, ये क्या है लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कि यहाँ पर भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता क्या है बहुत सारे सांप्रदायिकता दंगे भी आप लोग सुने होंगे, और भ्रष्टाचार तो भर भर के एकदम कूट के भरा है, पूछिए ही मत। प्रश्न नंबर 198 है, भारत में आरटीआई कानून लागू कब हुआ? भारत में आरटीआई कानून कब लागू हुआ? 2005 में। प्रश्न नंबर 199 को देखते हैं, लोकतांत्रिक आंदोलनों का वैश्विक प्रभाव क्या है? मानवाधिकारों यानी मानव अच्छा करना, ये क्या है लोकतंत्र आंदोलनों का वैश्विक प्रभाव है।
कि जो लोकतांत्रिक आंदोलन है उनका वैश्विक प्रभाव क्या है, जो मानव अधिकार है उनकी रक्षा करना है। प्रश्न नंबर 200 को देखते हैं, आखिरी प्रश्न है। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पसंद आया हो तो इसे जो है शेयर करिए, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रश्न नंबर 200 है, लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका क्या है? सही प्रतिनिधि चुनना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका क्या है। सही प्रतिनिधि चुनना। मतदाता यानी कि वही जो वोटर हो गए, जो वोट करते हैं, प्रतिनिधि जो चाहे लोकसभा स्तर पर हो गया, चाहे राज्यसभा हो गया, विधानसभा और भी तमाम तरह बहुत सारी। तो ये लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका है कि सही प्रतिनिधि चुनना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे रहेंगे वैसे ही क्या है आपका नेता रहेगा। आप जो आपको नेता पसंद आएगा उन्हीं को वोट करेंगे, और इसके लिए ज़रूरी है क्या है कि आप सही प्रतिनिधि चुने, यानी कि सही नेता चुने, ताकि वो क्या है न सिर्फ समाज का, न सिर्फ आपका, न सिर्फ लोगों का, बल्कि पूरे राष्ट्र का विकास कर सके। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।